एक्ट 12 हिंदी। टीम लड़ाइयाँ कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां एक व्यक्ति की ताकत पूरी टीम को जीत दिला सकती है। ये समग्र शक्ति के बारे में है। शायद व्यक्तिगत लड़ाइयों में वह लू शेंग से हार गए, लेकिन टीम लड़ाइयों में अधीनस्थ प्रशिक्षण शिविरों में से एक शीर्ष प्रशिक्षण शिविर के रूप में म्यू तियानरान ये समझ नहीं पा रहा था कि उनका तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर लू शेंग के नेतृत्व वाले दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर से फिर से क्यों हार जाएगा। इस बार वह निश्चित रूप से खुद को छुड़ा लेगा। व्यक्तिगत लड़ाइयां समाप्त होने के कुछ ही देर बाद टीम लड़ाइयां शुरू हो गईं। लू शेंग ने तैयारी के चरण में प्रवेश किया। जल्द ही सफेद रोशनी ने लू शेंग को घेर लिया और उसे एक चौक में ले गई जहां सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सभी लोग पहले से ही एकत्र थे। जैसे ही लू शेंग प्रकट हुआ, सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। लू शेंग, व्यक्तिगत मुकाबले में प्रथम स्थान पाने के लिए बधाई। जिया जुन सबसे पहले आगे आए और मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई दी। ये यून और ये शी, भाई बहन की जोड़ी भी लू शेंग को बधाई देने के लिए उसके पास आए। लू शेंग के पिछले दस्ते के सदस्य भी बधाई देने आए। यहां तक कि सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के दूसरे सदस्य, जो लू शेंग को अच्छी तरह नहीं जानते थे, उन्होंने भी बधाई दी। आखिरकार प्रथम स्थान जीतकर लू शेंग ने सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप का नाम रोशन किया था। लू शेंग इस समय वह दूर से आया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। टीम की लड़ाई हमारे सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप की प्रतिष्ठा और प्रदर्शन से जुड़ी है। किसी भी अन्य समय में मैं आपसे आगे निकलने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा, लेकिन टीम की लड़ाई में आप हमारे दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के नेता हैं। हम बिना किसी प्रतिरोध के आपके आदेशों का पालन करेंगे। मुझे आशा है आप हमें आगे ले जा सकेंगे। डू हुआ की आवाज में ईमानदारी का भाव था। डू हुआ को गर्व था, लेकिन वह एकता के महत्व को जानता था। किसी भी अन्य समय में वह लू शेंग को एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख सकता था जिसे पार करना था, लेकिन इस टीम लड़ाई में वह सभी विचारों को एक तरफ रख सकता था और लू शेंग के आदेश का पालन कर सकता था। ये सही है, हम एक जैसे हैं, कृपया हमें आगे ले चलो। जैसे ही डू हुआ की आवाज धीमी हुई, सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के अन्य सदस्य भी बोलने लगे। उनकी निगाहें लू शेंग की ओर उत्साह से भर गईं। उनकी उत्सुक निगाहों को महसूस करते हुए लू शेंग ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, चूंकि ऐसा है, सबके विश्वास के साथ चलो शिखर पर दृश्य देखने चले। बोलने के बाद लू शेंग ने जिया जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, जिया जुन, आप समग्र टीम रणनीति के प्रभारी होंगे। पिछले अंतरिक्ष भूत सिमुलेशन लड़ाई में जिया जुन की त्वरित सोच मूल्यवान साबित हुई थी। शायद उसकी लड़ाकू ताकत डू हुआ जैसे किसी व्यक्ति जितनी अधिक नहीं थी, लेकिन टीम की लड़ाई में टीम में रणनीतिक दिमाग होना महत्वपूर्ण था। जिया जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं सम्मान स्वीकार करता हूं। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस लड़ाई में जिया जुन की भूमिका स्पष्ट थी और लू शेंग के फैसले के बाद उनके बीच मतभेद की संभावना और भी कम हो गई। इस समय उनकी एकता स्पष्ट हो गई। जब वे बातें कर ही रहे थे, तभी चौक में एक आभासी द्वार धीरे धीरे प्रकट हुआ। ये देखकर लू शेंग ने बिना कोई शब्द गवाए दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों को द्वार की ओर ले गया। द्वार में प्रवेश करते ही उनके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद उनके चारों ओर भेदती हुई ठंडी हवाएं चलने लगीं। इस समय वातावरण का तापमान गिर गया। लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो बर्फ से ढकी भूमि का दृश्य दिखाई दिया। बर्फ के प्रतिबिंब में सूर्य की रोशनी चमक रही थी। ठंडी हवा लगातार चल रही थी, यहां तक कि तीसरे दर्जे के ट्रांसेंडेंट भी अत्यधिक ठंड से कांप रहे थे। यह इलाका जिया जुन लू शेंग के पास खड़ा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, मानो वह गहरी सोच में डूबा हो। क्या आप इस मानचित्र को पहचानते हैं? लू शेंग ने आश्चर्य से जिया शुन को देखा। टीम युद्ध का नक्शा बहुत बड़ा था और दुश्मनों को छोड़कर एक ऐतिहासिक लड़ाई से चुना गया था। ये बैटल रॉयल प्रारूप में विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के बीच संघर्ष था, जिसमें मानचित्र समय समय पर छोटा होता रहता था, जिससे टीमों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था या फिर उन्हें बाहर होना पड़ता था। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये 10 साल पहले स्नो स्पिरिट स्टार पर सेलेस्टियल रिविलेशन आर्मी की लड़ाई का स्थल होना चाहिए था, लेकिन मैं निश्चित नहीं हो सकता। ब्रह्मांड में स्नो स्पिरिट स्टार जैसे कई ग्रह हैं। जिया जुन ने अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने आसपास के वातावरण का अवलोकन करना शुरू किया और कहा, चलो इस क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं। अपरिचित इलाके में निष्क्रिय होने से बचने के लिए पर्यावरण को समझना महत्वपूर्ण है।
लू शेंग ने सिर हिलाया, फिर सभी को निर्देश दिया कि वे धीरे धीरे सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए चारों ओर देखें तथा जिया शुन को पर्याप्त खुफिया जानकारी प्रदान करें। इस बीच एक अन्य बर्फीले क्षेत्र में तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर के सदस्य भी मानचित्र पर थे, जिनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि म्यू तियानरान कर रहा था। म्यू तियानरान के चेहरे पर उदासीनता थी। तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप के दूसरे सदस्यों ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? तियानरान कुछ नहीं बोला, बस आगे देखता रहा। एक पल बाद वह बोला, बाकी किसी बात की चिंता मत करो। सीधे सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप की ओर बढ़ो और सबसे पहले उन्हें खत्म करो। लेकिन म्यू तियानरान की बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। जैसे ही वे कुछ कहने वाले थे, म्यू तियानरान ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। कोई किंतु परंतु नहीं। लू शेंग के अलावा कोई भी हमें धमकी नहीं दे सकता। जब तक हम उसे खत्म कर देते हैं, टीम की लड़ाई में पहला स्थान स्वाभाविक रूप से हमारा होगा। जहां तक अन्य शिविरों की बात है, यहां तक कि दिव्य आत्मा प्रशिक्षण शिविर जिसमें वांग युनताओ है, वहां भी डरने की कोई बात नहीं है। म्यू तियानरान के शब्दों में एक निर्विवाद स्वर था। तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर के बाकी सदस्य कुछ हद तक असहाय थे, लेकिन उन्होंने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की और केवल उसके नेतृत्व का अनुसरण कर सके। तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप में म्यू तियानरान के शब्द अंतिम थे। किसी की भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। तुरंत ही म्यू तियानरान ने तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों को एक विशेष दिशा में ले गया। म्यू तियानरान लू शेंग के साथ आमने सामने जाने के लिए दृढ़ है। दर्शक हॉल में दृश्य देख रहे प्रशिक्षकों ने अपनी बात रखी। वांग शुओ के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। म्यू तियानरान का फैसला कुछ हद तक आवेगपूर्ण था। आखिरकार इस टीम की लड़ाई में उनके अपने प्रशिक्षण शिविर के अलावा हर प्रशिक्षण शिविर दुश्मन था। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप को खोजने के लिए दौड़ना काफी साहसिक था, खासकर इस बैटल रॉयल मोड में। अधिकांश प्रशिक्षण शिविरों ने अपनी ताकत को यथासंभव संरक्षित करने का विकल्प चुना। इस तरह खुलेआम घूमने से वे आसानी से अन्य प्रशिक्षण शिविरों के हमलों का निशाना बन सकते हैं। हालांकि वांग शुओ का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी वह म्यू तियानरान के फैसले में दखल नहीं दे सका। वह बस अपने दिल में हल्की सी आह भर सका। मुझे उम्मीद है कि वे सचमुच सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप को हरा सकते हैं। वरना तियानरान के व्यक्तित्व को देखते हुए अगर वह फिर से हार गया तो कौन जाने उसे उबरने में कितना समय लगेगा। वांग शुओ ने अपने दिल में आह भरी और उसके बगल में लियू फैंग और निंग हे भी चिंतित हो गए। वह म्यू तियानरान मूर्ख है। उसे हमारे पीछे क्यों आना है? अगर वह खुद मरना चाहता है तो उसे सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप को अपने साथ नहीं घसीटना चाहिए। निंग हे के सामान्यतः अच्छे स्वभाव के बावजूद म्यू तियानरान की टीम की गतिविधियों को देखकर वह मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार लू शेंग के साथ म्यू तियानरान के सीधे टकराव ने न केवल खुद को बल्कि सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप को भी उजागर कर दिया, जो दोनों शिविरों के लिए नुकसानदेह था। लियू फैंग के चेहरे पर भी थोड़ी गंभीरता थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बस लू शेंग की छवि को देखता रहा। उसकी आंखें उसकी पीठ पर गड़ी रहीं। बच्चे, मुझे निराश मत करो। टीम की लड़ाई प्रशिक्षकों के अंकों से संबंधित थी, इसलिए लियू फैंग स्वाभाविक रूप से इस टकराव को नहीं देखना चाहते थे। विशेषकर जब उसने तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप टीम को सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप टीम के करीब आते देखा तो उसका दिल और भी ज्यादा दब गया। बर्फीले परिदृश्य में सेलेस्टियल स्पीड टीम तेजी से सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। कभी कभी चारों ओर अन्य आकृतियां भी दिखाई देती थीं। उन्होंने हर समय आसपास की भौगोलिक स्थितियों की रिपोर्ट दी ताकि जिया शुन को इलाके को बेहतर ढंग से समझने और कुछ विश्लेषण करने में मदद मिल सके। लू शेंग शांतिपूर्वक सुरक्षित क्षेत्र की ओर चला, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चल सका और धीरे से रुक गया। क्या गलत? जिया जुन ने लू शेंग की हरकतों को देखा और पूछे बिना नहीं रह सकी। लू शेंग ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से आगे देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, कोई हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही जिया शुन के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। उसने तुरंत धीमे से आदेश दिया, सावधान रहो। उसी क्षण दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों ने कठोर आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया। जैसे ही जिया शुन के शब्द निकले, वे तुरंत सतर्क हो गए और उनकी साधना उनके भीतर सक्रिय हो गई। हालांकि लू शेंग को छोड़कर किसी और को किसी की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। वे लू शेंग को असमंजस में देखने से खुद को नहीं रोक सके। लू शेंग चुपचाप खड़ा आगे देख रहा था। मार्शल आर्ट्स में सच्ची शारीरिक पूर्णता प्राप्त करने के बाद उसकी संवेदनशीलता में काफी सुधार आया था
और वह उसी स्तर की साधना करने वाले अपने साथियों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत थी। इस समय लू शेन की धारणा में एक भयंकर तलवार सामने से दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर टीम की ओर बढ़ रही थी। बिना किसी छद्मवेश के आगे बढ़ते हुए, ये तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर है, लू शेंग ने हल्के से कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्यों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप 108 कैंपों में से एक बेहतरीन ट्रेनिंग कैंप था। उनकी कुल क्षमता सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप से कहीं ज्यादा थी। वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं। जिया जुन ने तुरंत लू शेंग की ओर देखते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। लू शेंग ने आह भरी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्यों को देखा। मैं सभी से माफी मांगता हूं, यह मेरी वजह से है कि आपको इसमें घसीटा गया है। डू हुआ के शरीर से सितारों का जादू कौन था, और उसने कहा, तो क्या हुआ अगर ये तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप है? भले ही हम पहला स्थान न पा सकें, लेकिन उन्हें थोड़ा कष्ट देना भी हमारी जीत होगी। ठीक है, ये बेहतरीन प्रशिक्षण शिविरों में से एक है। अगर हम उन्हें कष्ट दे सकें या उन्हें हरा भी सकें, तो हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। चलो, हम भी ऐसा ही करते हैं। जब उन्होंने हम पर हमला करने की हिम्मत की है, तो हमें किस बात का डर है? ऐसा व्यवहार करना जैसे हम कुलीन वर्ग में से नहीं हैं। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्य उत्साहित थे। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप पर खुलेआम हमला करते हुए क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप एक आसान लक्ष्य था? सबकी बातें सुनकर लू शेन के अंदर एक गर्माहट सी महसूस हुई। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आती हुई तलवार की तरफ देखा। चूंकि आप सभी ने ये कहा है, तो ये शर्म की बात होगी यदि मैं आपको प्रथम स्थान पर नहीं ले जाऊं। जिया शुन, ऑपरेशन की योजना बनाओ। तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप के शीर्ष कुलीनों को मेरे पास छोड़ दो, लू शेंग ने शांति से कहा। तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर शीर्ष अधीनस्थ प्रशिक्षण शिविरों में से एक के रूप में म्यू तियानरान के अलावा 4 शीर्ष अभिजात वर्ग थे। लू शेंग ने सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप को कुछ समय देने के लिए इन शीर्ष सदस्यों को शामिल करने की योजना बनाई। जिया जुन ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दे रहा था। टीम 1, उत्तर पश्चिम में एक जंगल है। वहां छिप जाओ और हमला करने से पहले मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। मेरे आदेश के बिना कोई भी कोई निशान नहीं बता सकता। टीम 2, जिया शुन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था, आसपास के इलाके का इस्तेमाल करके काम सौंप रहा था। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्यों ने उसके आदेशों का पालन किया और अपने अपने निर्धारित स्थानों पर चले गए। जिया जुन के दूसरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस बीच लू शेंग तलवार की दिशा में आगे बढ़ गया। लू शेंग बर्फीले परिदृश्य में अकेला खड़ा था। उसके चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थीं, उसके कपड़े उड़ रहे थे। जल्द ही लू शेंग के सामने एक घनी भीड़ दिखाई दी, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि म्यू तियानरान कर रहा था। लू शेंग ने म्यू तियानरान को देखा और हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम मुझे अकेले नहीं हरा सकते? तो अब तुम संख्याओं पर भरोसा करना चाहते हो? ये सुनते ही म्यू तियानरान के उदासीन चेहरे पर लालिमा छा गई। हम्फ, जब तक मैं तुम्हें हरा दूंगा, टीम लड़ाई में पहला स्थान हमारा होगा। सब लोग हमला करो, म्यू तियानरान चिल्लाया और तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर के सदस्य लू शेंग पर टूट पड़े। आक्रमण करना। उसी समय लू शेंग के पीछे जिया जुन भी चिल्लाया। एक क्षण में सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्य, जो पहले से ही घात लगाए बैठे थे, भड़क उठे और तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप टीम पर हमला बोल दिया। उन्होंने तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप के हमले को तितर बितर कर दिया। ये देखकर म्यू तियानरान और बाकी लोग मदद करने ही वाले थे कि लू शेंग को स्थिर खड़ा देखा। उसकी नज़र म्यू तियानरान और तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप के शीर्षस्थ सैनिकों पर थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उन्हें इशारा किया। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। तियानरान और बाकी लोगों ने लू शेंग की तरफ देखा, जिसने एक कृपालु मुस्कान के साथ उन्हें इशारा किया। उनके हाव भाव बदसूरत हो गए। वह कितना अहंकारी हो सकता है? क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि वे अकेले ही कई शीर्ष 100 प्रतिभावान खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकते हैं? चूंकि आपकी मृत्यु की इच्छा है, इसलिए मुझे दोष मत दीजिए, म्यू तियानरान ने ठंडे स्वर में कहा, और उसके पीछे की तीखी तलवार तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। तलवार क्यूई के बवंडर ने बर्फ की एक झड़ी लगा दी, और कड़कती ठंड ने तलवार क्यूई की तीखी जड़ों को छिपा दिया। तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर के अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने भी भयानक आभाएं छोड़ी और लू शेंग पर आक्रामक रूप से हमला किया। लू शेंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके पीछे एक लाल रंग की आकृति उभर आई।
सच्चा मार्शल शरीर। एक क्षण में लू शेंग बिजली के रक्त लाल बोल्ट में परिवर्तित हो गया और हमलावर भीड़ पर सीधे हमला कर दिया। महान पांच तत्व मुट्ठी। पांच तत्वों की शक्ति का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। उस क्षण लू शेंग का सच्चा मार्शल शरीर उसके साथ विलीन हो गया, जिससे उसे तुरंत जबरदस्त ताकत मिल गई। धमाका। लू शेंग की मुट्ठी से भयानक शक्ति फूट पड़ी, जिसने म्यू तियानरान और अन्य लोगों की हत्या की चाल को बलपूर्वक दबा दिया। आपका मजबूत पक्ष। ये दृश्य देखकर म्यू तियानरान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लू शेंग उसके सामने आ गया। लू शेंग ने म्यू तियानरान पर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले तुम्हें इतना परेशान नहीं किया था, तो चलो फिर से करते हैं। जैसे ही लू शेंग की मुट्ठी म्यू तियानरान पर पड़ी, पांच तत्वों के क्षेत्र ने उन्हें एक बार फिर घेर लिया। गति इतनी तेज थी कि भले ही म्यू तियानरान ने पहले लू शेंग से लड़ाई की थी, लेकिन वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। टकराना। एक धीमा विस्फोट हुआ और म्यू तियानरान का शरीर चकनाचूर हो गया, सफेद रोशनी में बदल गया और बर्फीले इलाके से गायब हो गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। अभी क्या हुआ? म्यू तियानरान तुरंत मारा गया। उस क्षण न केवल तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर के सदस्य, बल्कि दर्शक हॉल में मौजूद प्रशिक्षक भी अचंभित रह गए। इससे पहले व्यक्तिगत मुकाबले में लू शेंग को म्यू तियानरान को हराने में काफी समय लगा था। 3 मुकाबले में उसे सिर्फ एक ही चाल में क्यों हरा दिया गया? लू शेंग की ताकत फिर से बढ़ गई है। एक चौकस प्रशिक्षक ने यह बात देखी और गहरी आवाज में बोला। इस बयान से कई लोग स्तब्ध रह गए। फिर से बढ़ गया। कितना समय हो गया था? व्यक्तिगत मैच खत्म होने के बाद से अब तक सिर्फ 1 घंटा ही बीता है। इतने कम समय में कोई क्या हासिल कर सकता है? फिर भी लू शेंग की ताकत पहले से बेहतर हो गई थी। यह भयानक था। यह आदमी बिल्कुल राक्षस है। वांग शुओ को अपने दांतों में दर्द का एहसास हुआ। उसने म्यू तियानरान को मुश्किल से प्रोत्साहित किया था, उसे लड़ने का जोश दिया था, लेकिन ऐसे ही बर्फीले इलाके में लू शेंग ने धीरे धीरे तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर के शेष सदस्यों को देखा। उसके होठों पर मुस्कान थी। अब आपकी बारी है। इन शब्दों के साथ लू शेंग एक बार फिर बिजली की लाल चमक में बदल गया और समूह की ओर बढ़ गया। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में शीर्ष 100 में स्थान पाने के बावजूद उनके और लू शेंग के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यहां तक कि आधे महीने पहले भी लू शेंग शीर्ष 100 प्रतिभावानों में से अधिकांश को आसानी से हरा सकता था, अब तो इसकी बात ही छोड़ दीजिए। बैंग बैंग बैंग। बर्फीले परिदृश्य में केवल हल्की सी आवाजें ही सुनाई दे रही थीं, क्योंकि एक के बाद एक सफेद रोशनी आकाश और पृथ्वी पर टिमटिमा रही थी, जो तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर के प्रत्येक सदस्य के खात्मे का संकेत दे रही थी। लगभग एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप के आखिरी सदस्य को सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्यों ने हरा दिया। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के विजयी सदस्यों के चेहरे उत्साह से भर गए। वे जीत गए थे। ये तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर था, 108 अधीनस्थ शिविरों में से शीर्ष प्रशिक्षण शिविर, और वे पराजित हो गए थे। हालांकि इसका अधिकांश श्रेय लू शेंग को गया। उनके पास अभी भी गर्व करने का हर कारण था। इस सब के बाद लू शेंग बर्फीले परिदृश्य के बीच चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें आसपास के वातावरण को देख रही थीं, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर रही थी। यदि कोई शीघ्र निष्कासन चाहता है तो बेझिझक आए और प्रयास करें। लू शेंग की आवाज उसके क्यूई रक्त से सशक्त होकर दूर दूर तक गूंज उठी। तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर और सेलेस्टियल स्पीड प्रशिक्षण शिविर के बीच लड़ाई से काफी हंगामा हुआ था, और पास के अन्य प्रशिक्षण शिविर गुप्त रूप से देख रहे थे। जबकि जिया जुन और अन्य लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, लू शेंग ने ध्यान दिया था। इसीलिए उसने जो कहा वह किया। लू शेंग के बोलते ही पास के प्रशिक्षण शिविर के नेताओं के चेहरे बदल गए और उनके चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई देने लगे। अंततः उनमें से किसी ने भी इस समय कोई कार्रवाई करने का निर्णय नहीं लिया। जैसा कि लू शेंग ने कहा, यदि उन्होंने अब हमला करने का प्रयास किया तो वे निश्चित रूप से लू शेंग द्वारा सबसे पहले खत्म कर दिए जाएंगे। हालांकि लू शेंग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। यह एक टीम बैटल रॉयल था। हर ट्रेनिंग कैंप जितना हो सके टिके रहना चाहता था। इस प्रकार इस भय के कारण गुप्त निगरानी प्रशिक्षण शिविरों ने इस समय कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप की टीम मुकाबले में प्रथम स्थान प्राप्त करने की संभावना है। निरीक्षण कक्ष में एक प्रशिक्षक ने ये सब देखते हुए आह भरी। अन्य प्रशिक्षकों ने सहमति में सिर हिलाया।
यदि अन्य शिविरों ने लू शेंग को खत्म करने के लिए अपनी ताकतों को एकजुट करने का फैसला किया, तो लू शेंग के साथ भी दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन अंततः उन्होंने इसे छोड़ देने का निर्णय लिया। हालांकि उन्हें पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार बैटल रॉयल में अपने प्रशिक्षण शिविर के बाहर हर कोई दुश्मन है और कम समय में किसी समझौते पर पहुंचना असंभव है। आसपास की आभा को धीरे धीरे कम होते हुए महसूस करते हुए लू शेंग ने भी राहत की सांस ली और जल्दी से जिया शुन से कहा, उन लोगों को प्रतिक्रिया करने और हम पर हमला करने से रोकने के लिए जल्दी से इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए लोगों को व्यवस्थित करें। जिया जुन ने तुरंत लू शेंग की बात समझ ली और जल्दी से सभी को वहां से जाने के लिए कहा। जब तक अन्य प्रशिक्षण शिविरों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और सेना में शामिल होना चाहा, तब तक लू शेंग और उनकी टीम पहले ही क्षेत्र से गायब हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद एक बर्फीली घाटी में लू शेंग और अन्य लोगों की आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुईं और दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर से बहुत दूर नहीं वांग युनताओ के नेतृत्व में दिव्य आत्मा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य थे। वांग युनताओ ने लू शेंग की ओर कड़वी मुस्कान के साथ देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंतिम 2 टीमें हमारी होंगी। तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप को लू शेंग ने खत्म कर दिया था और सेलेस्टियल सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप, जो शीर्ष स्तर का था, में चेन मोयुन की शीर्ष लड़ाकू शक्ति का अभाव था और अंततः वे टिक नहीं पाए और सबसे पहले बाहर हो गए। अब अंतिम युद्ध क्षेत्र में केवल दिव्य आत्मा प्रशिक्षण शिविर और दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर ही बचे थे। लू शेंग ने हल्की मुस्कान के साथ वांग युनताओ की ओर देखा, क्षमा करें, लेकिन हम ये पहला स्थान जीतने के लिए दृढ़ हैं। वांग युनताओ की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक गंभीर भाव ने ले ली, दुर्भाग्य से हमें दिव्य आत्मा प्रशिक्षण शिविर को भी ये पहला स्थान लेना होगा। तो फिर चलो लड़ें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दोनों पक्षों में तुरंत शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे बर्फीले पहाड़ हिल गए तथा बर्फ के ढेर गिर पड़े। तथापि तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप की कुल ताकत अभी भी दिव्य आत्मा प्रशिक्षण शिविर से ज्यादा थी। चूंकि लू शेंग और उसकी टीम तियानकुई स्टार ट्रेनिंग कैंप को हरा सकती थी, इसलिए दिव्य आत्मा प्रशिक्षण शिविर का जीतना बस समय की बात थी। धूपबत्ती जलाने में लगने वाले समय के भीतर ही लू शेंग ने दिव्य आत्मा प्रशिक्षण शिविर के अंतिम सदस्य को भी समाप्त कर दिया। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंस्यूलेक्स डायबिटिक। इस प्रकार संपूर्ण बर्फीली घाटी में केवल दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के सदस्य ही बचे रहे। हम जीत गए। अपने आसपास की तबाही को देखते हुए जिया जुन ने राहत भरी मुस्कान प्रकट की। हाँ, हम जीत गए, हम प्रथम हैं। डू हुआ का चेहरा भी मुस्कुराहट से भर गया। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के प्रत्येक सदस्य ने हार्दिक मुस्कान दिखाए और उनकी निगाहें लू शेंग पर टिक गईं। वे अच्छी तरह जानते थे कि लू शेंग की मजबूत व्यक्तिगत ताकत के बिना, जिसने सबसे पहले इन शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों की शीर्ष प्रतिभाओं को खत्म कर दिया, जिया जुन की रणनीतिक योजना के बावजूद वे अपने और शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों के बीच की खाई को पाट नहीं सके। असली योग्यता लू शेंग की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बर्फीली घाटी में धीरे धीरे एक प्रेत द्वार प्रकट हुआ। सबने उस द्वार को देखा, हल्के से मुस्कुराए और उसमें से गुजर गए। उनके आसपास की हर चीज विकृत होने लगी और जब उनकी दृष्टि स्पष्ट हुई, तो वे पहले ही शून्य तारा क्षेत्र के आभासी कमरे में लौट आए थे। टीम की लड़ाई खत्म हो गई थी। लू शेंग ने अपनी कनपटियों को रगड़ा और आभासी केबिन से बाहर निकलकर शून्य सितारा क्षेत्र से बाहर निकल गया। तुरंत ही उसके कानों में तालियों की आवाज गूंज उठी। हमारे महानतम नायक का स्वागत है। लियू फैंग और निंग ही लू शेंग के पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। तुरंत ही कमरे में जयकारे और भी तेज हो गए। जयकारे के एक दौर के बाद सभी लोग आभासी केबिन से बाहर चले गए, लेकिन लियू फैंग ने लू शेंग को अपने कार्यालय में बुलाया। कार्यालय में एक तिजोरी से लियू फैंग ने एक चांदी का डिब्बा निकाला और उसे लू शेंग को सौंप दिया। ये टियर 4 संसाधनों के 3 प्रकार हैं जिनका वादा मैंने आपसे पहले किया था, लियू फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लू शेंग ने देखा और 3 टियर 4 खजाने को पहचान लिया। क्यूई और रक्त का सार, हृदय रक्षक गोली, जीवन आत्मा द्रव। इस समय लियू फैंग ने आगे कहा, ये 3 प्रकार के टियर 4 खजाने उन 3 प्रमुख बाधाओं से मेल खाते हैं जिनका सामना आपको गोल्डन बॉडी चरण में पहुंचने के लिए करना होगा। बेशक, चूंकि आपका ट्रू मार्शल बॉडी पहले से ही पूर्णता पर है, इसलिए आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में टियर 4 के सिर्फ 3 खजाने यही हैं। इसे कैंप की तरफ से मिले समर्थन और निंग हे और मेरी तरफ से शुक्रिया समझिए।
जैसे ही उसने ये कहा, लियू फैंग ने बॉक्स बंद कर दिया और उसे लू शेंग को सौंप दिया। लू शेंग ने बिना किसी परेशानी के खुशी से स्वीकार कर लिया। आखिरकार टियर 4 संसाधन अभी भी मूल्यवान हैं, भले ही उसे उनकी आवश्यकता न हो, उन्हें अन्य टियर 4 संसाधनों के साथ व्यापार किया जा सकता है जिनकी उसे आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद लू शेंग ने लियू फैन से कहा, प्रशिक्षक लियू, चेन मोयुन ने मुझे गोल्डन बॉडी की सफलता देखने के लिए आमंत्रित किया है। मैं आपसे छुट्टी मांगना चाहता हूँ। लू शेंग के अनुरोध पर लियू फैंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। चेन मोयुन की सफलता का अवलोकन करना आपके लिए भी मूल्यवान अनुभव होगा। सेलेस्टियल सीक्रेट स्टार सिटी में चेन परिवार एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कबीला है और चेन मोयुन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना अच्छा है। मुझे ये छुट्टी मंजूर है। जब समय आए सीधे चले जाना। लियू फैन की स्वीकृति के साथ लू शेंग अब और नहीं रुका। वह दिव्य गुप्त सितारा नगरी के लिए रवाना होने से पहले एक दिन आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही वह तारों वाले आकाश की ट्रेन में चढ़ा, तारों से भरे आकाश का विशाल दृश्य एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ गया। हालांकि यह पहली बार नहीं था, लू शेंग फिर भी हिल गया। तारों वाला आकाश। खिड़की के बाहर रंगीन आकाश को घूरते हुए लू शेंग की आंखें चमक उठी। स्टाररी स्काई ट्रेन को सेलेस्टियल सीक्रेट स्टार सिटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ट्रेन स्टेशन के बाहर चेन मोयुन के लोग पहले से ही लू शेंग का इंतजार कर रहे थे। क्या आप श्री लू शेंग हैं? कृपया मेरे पीछे आइए। वह आदमी काले रंग का सूट पहने हुए था और उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी। इससे लू शेंग को उस व्यक्ति की याद आ गई जिसने पहली बार सेलेस्टियल स्पीड स्टार सिटी में पहुंचने पर उसका स्वागत किया था। पहले वाले की तुलना में यह व्यक्ति काफी अधिक उत्साही था। हालांकि लू शेंग ने बस अपना सिर हिलाया और फिर सहज महसूस किया। दूसरे पक्ष द्वारा लाई गई कार में बैठकर लू शेंग धीरे धीरे चेन परिवार की ओर बढ़ गया। जल्द ही गाड़ी एक शास्त्रीय शैली वाले आंगन में रुकी। इस बेहद तकनीकी शहर में ऐसा पारंपरिक आंगन अलग ही नजर आ रहा था। लू शेंग। आंगन के दरवाजे पर चेन मोयुन के ठंडे चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी जब वह लू शेंग का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने सोचा था कि आप कुछ दिनों में आ जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आज आ जाएंगे। बोलते हुए वह लू शेंग को आंगन में ले गया। आंगन में चट्टानें, बहता पानी और हरे भरे प्राचीन वृक्षों के साथ दृश्य में एक विशेष आकर्षण था। मैं 2 दिनों में सफलता प्राप्त करने की योजना बना रहा हूँ। इस दौरान मैं अपनी नींव मजबूत कर रहा हूँ। मेरे परिवार ने मेरी सफलता के लिए एक उन्नत आध्यात्मिक ऊर्जा नोड की व्यवस्था की है, इसलिए इस बार यह आसानी से हो जाना चाहिए। लू शेंग को उसके आवास की ओर ले जाते हुए चेन मोयुन ने आगे कहा। उसकी बात सुनकर लू शेंग का मुंह थोड़ा सा फड़क गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सेलेस्टियल सीक्रेट स्टार सिटी के स्थानीय मार्शल आर्ट्स कबीले के एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में उसके पास वास्तव में संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। एक बार मैं सफल हो जाऊं तो मैं अपने परिवार में सबसे कम उम्र का गोल्डन बॉडी मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। तब तक तुम मेरे मुकाबले में नहीं रहोगे। चेन मोयुन ने लू शेंग के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात करें तो आपका सच्चा मार्शल शरीर पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुका है। आप स्वर्ण शरीर तक पहुंचने की योजना कब बना रहे हैं? यदि संभव हो तो इससे पहले ही कर लेना बेहतर है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्ण शरीर चरण की जीवन बाधा उम्र है। चेन मोयुन की बातों को सुनकर लू शेंग बस मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। चेन मोयुन ने भी पूछने की जहमत नहीं उठाई और लू शेंग को अपना कमरा दिखाकर जल्दी से अपनी हालत संभालने के लिए चला गया। जब लू शेंग अपने कमरे में पहुंचा, हालांकि वह एक अतिथि कक्ष था, फिर भी माहौल काफी अच्छा था। बस एक ही कमी थी कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई की सांद्रता उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि ए रेटेड कमरे में होती है। लेकिन फिर भी यह काफी अच्छा था, इसलिए लू शेंग ने चेन मोयुन की सफलता की प्रतीक्षा में अपना स्थान बना लिया। मार्शल आर्ट्स में स्तर 6 निपुणता, दोहरी मानसिक क्षेत्र पूर्णता, सफलता के लिए तैयार। 2 दिन जल्दी ही बीत गए। लू शेंग ने अपनी साधना जल्दी ही रोक दी और अतिथि कक्ष से बाहर निकल गया। उन्होंने पाया कि प्रांगण में हलचल मची हुई थी। बहुत से लोग आ रहे थे। संभवतः चेन परिवार द्वारा उन्हें चेन मोयुन की सफलता देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। चेन मोयुन की सफलता को देखने के लिए अन्य लोगों को आमंत्रित करने से 2 उद्देश्य पूरे हुए। पहला, चेन मोयुन को चेन परिवार के सामने आधिकारिक रूप से प्रस्तुत करना तथा अन्य लोगों को उसके अस्तित्व के बारे में बताना। दूसरी बात, इस सफलता के बाद चेन मोयुन को चेन परिवार के मुख्य स्तंभ का हिस्सा माना जाएगा।
इतनी कम उम्र और उज्ज्वल भविष्य के साथ इसने दूसरों को भी दिखा दिया कि चेन परिवार का भविष्य कितना उज्ज्वल हो सकता है। बेशक मेहमानों में चेन परिवार के दोस्त भी थे, साथ ही लू शेंग जैसे लोग भी थे जिन्हें चेन मोयुन ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। लू शेंग अभी कमरे से बाहर निकला ही था कि एक गाइड ने उसका स्वागत किया, जो उसे आंगन में एक चौक पर ले गया और उसे एक स्थान पर बैठा दिया। चौक के केंद्र में काले कपड़े पहने चेन मोयुन गहरी आभा बिखेरते हुए चुपचाप बैठे थे। चारों ओर दर्शकों ने अपनी सांस रोक ली। इस महत्वपूर्ण क्षण में चेन मोयुन को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लू शेंग ने भी ऐसा ही किया, चुपचाप चेन मोयुन की सफलता की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दमनकारी आभा आकाश और पृथ्वी पर फैलने लगी। जब यह आभा उभरी तो कई लोगों की आंखें चमक उठीं। ये होने वाला है, वे बुदबुदाए। उनकी आवाज में उत्सुकता झलक रही थी। चेन परिवार के सदस्यों के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठी। हुश हुश हुश। अचानक ऊपर भयंकर हवाएं चलने लगीं और तूफान के बीच आसमान में काले बादल छा गए। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। बादलों के बीच बिजली की चमक नाचती और टिमटिमाती थी, जिससे बहरा कर देने वाली आवाजें निकलती थीं। तेज हवा और बिजली कड़कने लगी। क्या यह आकाशीय घटना चेन मोयुन की वायु और वज्र क्षेत्र की समझ के कारण हुई है? लू शेंग ने जिज्ञासा से दृश्य देखा। जैसे ही तूफान और बिजली चमकने लगी, चेन मोयुन के पीछे एक रक्त लाल आकृति उभरी। रक्त लाल आकृति के चेहरे की विशेषताएं चेन मोयुन से काफी मिलती जुलती थीं। धप धप धप। पूरे चौक में तेज दिल की धड़कन गूंज उठी। रक्त लाल प्रेत अचानक चेन मोयुन के शरीर में विलीन हो गया और उसके भीतर से एक अत्यंत भयानक आभा फूट पड़ी। पूरे चौक में उत्पीड़न की भारी भावना व्याप्त थी। चेन मोयुन के भीतर एक तीव्र ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे लू शेंग को भी अपने क्यूई रक्त में हलचल महसूस हुई। क्या ये सफलता है? लू शेंग ने आंखें सिकोड़कर चेन मोयुन को देखा। जैसे ही उसने ये कहा, चेन मोयुन के शरीर पर एक हल्की सुनहरी चमक चमकने लगी। हालांकि यह आभा कमजोर थी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। चेन मोयुन ऐसा लग रहा था मानो वह सुनहरी रेत की परत में लिपटा हुआ हो, जिससे एक पवित्र आभा निकल रही हो। मार्शल आर्ट्स का सच्चा शरीर स्वयं में विलीन हो गया और मार्शल आर्ट्स का स्वर्णिम शरीर निर्मित हो गया। उसने सचमुच सफलता प्राप्त कर ली है। लू शेंग ने पलकें झपकाईं और धीरे धीरे उसे समझ आ गई। डिंग बेसिक मार्शल आर्ट महारत प्रगति जोड़ 1-0। डिंग बेसिक मार्शल आर्ट महारत प्रगति जोड़ 1-0। डिंग बेसिक मार्शल आर्ट महारत प्रगति जोड़ 1-0। लू शेंग की आंखों के सामने सूचनाओं की एक श्रृंखला प्रकट हुई। निश्चित रूप से चेन मोयुन की सफलता को देखना मेरे लिए बेहद फायदेमंद रहा है। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। इस समय चेन मोयुन के चारों ओर की आभा शांत हो गई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। इसके बाद भीड़ ने बधाई और जयकारे लगाए। लू शेंग भी चेन मोयुन को बधाई देने के लिए आगे आए। चेन मोयुन ने लू शेंग की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। कुछ समय पहले तक आपकी ताकत अभी भी मुझसे अधिक थी, लेकिन अब हमने स्थान बदल लिया है। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। अपनी प्रतिभा से तुम जरूर चौथी श्रेणी में पहुंच जाओगे और कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले मार्शल आर्ट्स गोल्डन बॉडी हासिल कर लोगे। तो फिर हम एक और द्वंद्व युद्ध क्यों न करें? चेन मोयुन का चेहरा युद्ध की भावना से भरा हुआ था। चेन मोयुन के विचार में लू शेंग की प्रतिभा उससे भी बढ़कर थी। भविष्य में लू शेंग निस्संदेह उसकी तरह ही स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेगा। हालांकि लू शेंग ने अभी तक सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन मार्शल आर्ट्स में उसके जैसे सच्चे शरीर की पूर्णता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए मार्शल आर्ट्स गोल्डन बॉडी हासिल करना बस समय की बात थी। यह न केवल लू शेंग के लिए एक चुनौती थी, बल्कि उसके साथ अच्छे संबंध बनाने का एक तरीका भी था। एक मार्शल परिवार के शिष्य के रूप में चेन मोयुन की क्षमताएं सिर्फ उसकी मार्शल प्रतिभा तक ही सीमित नहीं थीं। चेन मोयुन की चुनौती का सामना करते हुए लू शेंग ने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। आपको भी आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए, है ना? चेन मोयुन मुस्कुराया और पूछा। लू शेंग ने सिर हिलाया। तियान की प्रशिक्षण शिविर में आने का उसका उद्देश्य खुद को निखारना और मजबूत बनना था। लू शेंग को अब केवल 2 प्रकार के मानसिक क्षेत्रों को पूर्णता तक बढ़ाने की आवश्यकता थी, उसके बाद ही वह आगे बढ़ सकता था। ये सोचते हुए लू शेंग ने 3 चौथे स्तर के सफलता संसाधन निकाले जो लियू फेंग ने उसे दिए थे। ये 3 वस्तुएं मेरे लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं हैं। क्या आप इन्हें पंचतत्व फल और बोधि फल के बदले में मुझे मदद कर सकते हैं? पंचतत्व फल पंचतत्व क्षेत्र की साधना के लिए सबसे अच्छा चतुर्थ स्तरीय संसाधन था
और बोधिफल लू शेन की दीर्घायु क्षेत्र की साधना के लिए आवश्यक था। लू शेन के हाथों में संसाधनों को देखते हुए चेन मोयुन ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। ये सभी चौथे स्तर के सफल संसाधन हैं। वे सामान्य चौथे स्तर के संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक महंगे हैं। मार्शल आर्ट परिवार के रूप में सामान्य चौथे स्तर के संसाधनों की कमी नहीं है। जो गायब है वह क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम संसाधन है। उस स्थिति में मैं 2 पंचतत्व फल और 2 बोधि फल का आदान प्रदान करूंगा और साथ ही आप मेरे परिवार के पुस्तकालय संग्रह को स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं, सिवाय उन मार्शल आर्ट और साधना तकनीकों के जो पारिवारिक रहस्य हैं। इसके अलावा मैं आपको आपके प्रशिक्षण और दायरे को तोड़ने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा नोड्स भी प्रदान करूंगा। इससे दोनों के बीच मूल्य अंतर संतुलित हो जाएगा। ये कैसा लगता है? चेन मोयुन की शर्तें बिल्कुल उचित थीं। लू शेंग ने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत मान गया। मेरे परिवार में पंचतत्व फल और बोधि फल का भंडार ज्यादा नहीं है। एक साथ इतने सारे फल निकालने के लिए दूसरी जगहों से इकट्ठा करने में कुछ दिन लग जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? चेन मोयुन ने लू शेंग की ओर देखा, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। कोई बात नहीं, मैं इस दौरान लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट का अध्ययन करूंगा। लू शेंग ने अपना हाथ हिलाकर उपेक्षा व्यक्त की। इसके बाद चेन मोयुन जल्दी से अन्य स्थानों से पंचतत्व फल और बोधि फल इकट्ठा करने के लिए चले गए, जबकि लू शेंग चेन परिवार के पुस्तकालय में चले गए। आखिरकार ये परिवार वास्तव में एक मार्शल आर्ट वंश था। भले ही इसकी तुलना तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर की मार्शल आर्ट लाइब्रेरी से नहीं की जा सकती थी, फिर भी इसमें कुछ अद्वितीय मार्शल आर्ट और साधना तकनीकें थीं। एक बार शुरू करने के बाद लू शेंग पूरी तरह से उसमें तल्लीन हो गया और कई दिनों तक पुस्तकालय से बाहर नहीं निकला। लगभग 1 सप्ताह बाद चेन परिवार के पुस्तकालय में लू शेंग मार्शल आर्ट की किताब पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और ध्यानपूर्वक उसकी विषय वस्तु पढ़ रहा था। अचानक लू शेंग के मन में स्पष्टता की भावना उभरी। डिंग, बेसिक मार्शल आर्ट मास्टरी को LV6 तक बढ़ा दिया गया है। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे उपशीर्षक प्रकट होने लगे। ये देखकर लू शेंग ने अंततः अपनी आंखें किताब से उठाईं और अपना सिस्टम पैनल खोला। नाम लू शेंग, व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र 100 शिरा क्षेत्र 100/100, दीर्घायु तकनीक 9810 रोट्स LV4, दीर्घायु क्षेत्र 8110 रोट्स LV3, महान 5 तत्व मुट्ठी 1110 रोट्स LV3, 5 तत्व क्षेत्र 9010 रोट्स LV2, बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 रोट्स LV5, बेसिक मार्शल आर्ट महारत 1110 रोट्स LV6। बड़ा सुधार। अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए लू शेंग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। 1 सप्ताह तक पुस्तकालय में रहकर उन मार्शल आर्ट और साधना तकनीकों का अध्ययन करके लू शेंग की बुनियादी मार्शल आर्ट निपुणता में प्रगति काफी बढ़ गई। ये सीधे LV6 तक बढ़ गया। मार्शल आर्ट और साधना तकनीकों का सर्वोच्च स्तर 5 है, क्योंकि स्तर 5 पूर्णता के क्षेत्र शिखर नियमित मार्शल आर्ट और साधना तकनीकों की सर्वोच्च सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। इससे आगे इसके लिए मार्शल आर्ट में उन्नति की आवश्यकता होती है। हालांकि बुनियादी मार्शल आर्ट निपुणता ज्ञान के संचय पर केंद्रित है, जो अंततः विशाल और असीम अंतहीन है। फिर भी बुनियादी मार्शल आर्ट महारत में सुधार से ग्रेड 5 एलिमेंट्स फिस्ट और दीर्घायु तकनीक को लाभ हुआ है, जिससे ग्रेड 5 एलिमेंट्स फिस्ट स्तर 3 पर पहुंच गया है और दीर्घायु तकनीक भी स्तर 5 तक पहुंचने वाली है। मुझे पूर्णता प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लू शेंग ने अपने कंगन पर चेन मोयुन के कई संदेश देखकर संतुष्टि में हाथ बढ़ाया। ऐसा होना चाहिए कि पंचतत्व फल और बोधि फल आ गए हों। लू शेंग ने चेन मोयुन के संदेशों पर नजर डाली। जैसी कि उम्मीद थी, चेन मोयुन ने कुछ दिन पहले ही 2 पंचतत्व फल और 2 बोधि फल इकट्ठा किए थे। इसके बाद मैं अपने मानसिक क्षेत्र में सुधार करना शुरू कर सकता हूं। लू शेंग खड़ा हुआ, अपने शरीर को खींचा, चेन मोयुन को संदेश भेजा, फिर पुस्तकालय से बाहर चला गया। चेन मोयुन कुछ ही मिनटों में पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसके हाथ में एक काली तिजोरी थी। सब कुछ अंदर है, देखो, चेन मोयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। लू शेंग ने देखा और यद्यपि चेन मोयुन पर अविश्वास नहीं था, फिर भी चौथे स्तर के संसाधन काफी मूल्यवान थे। आप कब आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं? दायरे को तोड़ने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा नोड्स के लिए कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है। मुझे अनुमानित समय बताएं, चेन मोयुन ने लू शेंग से पूछा। लू शेंग ने एक क्षण विचार किया और उत्तर दिया, अधिकतम आधा महीना, कम से कम 1 सप्ताह।
लू शेन की तीव्र गति से आश्चर्यचकित होकर चेन मोयुन ने सहमति में सिर हिलाया। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा, आप समायोजित होने के लिए अपना समय लें। इसके साथ ही चेन मोयुन चले गए और लू शेंग 2 पंचतत्व फल और 2 बोधि फल लेकर अपने अतिथि कक्ष में लौट आए। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे लू शेंग ने एक पंचतत्व फल निकाला। उसकी सुगंध सूंघते ही उसने महसूस किया कि उसके भीतर पंचतत्वों की शक्तियां बेचैन हो रही हैं, जैसा कि चौथे स्तर के संसाधनों से उम्मीद की जाती है। लू शेंग ने कहा, फिर एक ही निवाले में उसे खा लिया। एक पल में उसके पीछे एक पंचतत्व आरेख प्रकट हुआ, तेजी से घूमने लगा। उसी समय उसके मन में एक अंतर्दृष्टि भर गई। डिंग 5 तत्व क्षेत्र प्रगति जोड़ 1-0। डिंग 5 तत्व क्षेत्र प्रगति जोड़ 1-0। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लू शेन की आंखों के सामने उपशीर्षक प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से 5 तत्व फल को परिष्कृत करने और अंतर्दृष्टि को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे समय बीतता गया, कई दिन बीत गए। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे लू शेन की आभा पूरी तरह से गायब हो गई, जिससे वह एक साधारण व्यक्ति की तरह लगने लगा। अचानक लू शेंग ने अपनी आंखें खोली, भीतर हल्की चमक झिलमिला उठी। तुरंत ही एक सिस्टम पैनल उनकी दृष्टि में प्रकट हुआ। नाम लू शेंग, व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र 100 शिरा क्षेत्र 100/100, दीर्घायु तकनीक मैक्स, दीर्घायु क्षेत्र मैक्स, महान 5 तत्व मुट्ठी मैक्स, 5 तत्व क्षेत्र मैक्स, बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 LV5, बेसिक मार्शल आर्ट महारत 1110 LV6। 5 तत्व क्षेत्र और दीर्घायु क्षेत्र दोनों पूर्णता तक पहुंच गए हैं। दीर्घायु तकनीक और महान 5 तत्व मुट्ठी भी क्षेत्रों में वृद्धि के कारण अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। अब मैं बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे लू शेंग ने मन ही मन फुसफुसाया। सोचते ही सच्चा मार्शल बॉडी उसके पीछे प्रकट हो गया। यिन यांग आरेख और 5 तत्व आरेख से शानदार प्रकाश निकलता था, जो दमन की एक भयानक भावना को प्रकट करता था। एक टीम लड़ाई में भले ही मैं अकेले पूरे तियानकुई स्टार प्रशिक्षण शिविर का सामना करूं, मैं अपनी स्थिति बनाए रख सकता हूं। लू शेन के होठों पर गर्व का भाव दिखाई दिया। दीर्घायु क्षेत्र द्वारा पूर्णता स्तर पर लाई गई जीवन शक्ति ने लू शेन को, यद्यपि चौथे स्तर के गोल्डन बॉडी मार्शल आर्टिस्ट जितना दुर्जय नहीं बनाया, निस्संदेह चौथे स्तर से नीचे का सबसे भयावह मार्शल आर्टिस्ट बना दिया। पूर्णता स्तर के 5 तत्वों के क्षेत्र के साथ मिलकर उसकी युद्ध शक्ति तीसरे स्तर के पारलौकिक के चरम तक बढ़ गई थी। चौथे स्तर से नीचे मैं अजेय हूं, लू शेन बोलते हुए मुस्कुराया। शायद अब चौथे स्तर तक पहुंचने का समय आ गया है। जिस क्षण से उसने सच्चे मार्शल बॉडी के 3 चरणों को पूरा किया, लू शेंग आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने अपनी नींव को मजबूत करने के लिए इसमें देरी की। अब समय सही था। तुरंत ही लू शेंग ने अपने संचार ब्रेसलेट का उपयोग करके चेन मोयुन से संपर्क किया तथा उसे आध्यात्मिक ऊर्जा नोड्स का उपयोग करने के अपने इरादे के बारे में बताया। तुम आगे बढ़ने वाले हो। बढ़िया, आध्यात्मिक ऊर्जा नोड्स स्थापित हो गए हैं, बस आ जाओ, मैं व्यवस्था कर दूंगा। वैसे क्या मैं आपकी सफलता देख सकता हूं? चेन मोयुन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए व्यवस्था करने के बाद अपना अनुरोध प्रस्तुत किया। हालांकि चेन मोयुन पहले ही चौथे स्तर तक पहुंच चुका था, फिर भी वह लू शेन की सफलता की प्रक्रिया को देखने के लिए उत्सुक था। लू शेन ने मना नहीं किया, क्योंकि उसे याद था कि चेन मोयुन ने पहले भी उसे अपनी सफलता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था। फिर चेन परिवार के एक सदस्य ने लू शेन को उस स्थान पर ले जाया जहां चेन मोयुन ने पहले प्रशिक्षण लिया था। यह एक गुप्त कमरा था, जहां चेन मोयुन ने अंततः चौक में प्रवेश करने से पहले अपने चरम पर पहुंचने के लिए समायोजन किया था। उसके विपरीत लू शेन को किसी भव्य सेटअप की आवश्यकता नहीं थी, उसने तो बस चेन मोयुन को अपनी सफलता से पहले सूचित कर दिया था। चौक पर लू शेन ने पहले ही अपनी स्थिति को शिखर पर समायोजित कर लिया था। लू शेन कुशन पर पालथी मारकर बैठ गया, जबकि कुछ ही दूरी पर चेन मोयुन चुपचाप इंतजार कर रहा था। अचानक लू शेन के शरीर के भीतर से एक मजबूत आभा फैल गई। यह आभा, यह मेरी पवन और वज्र क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली है। क्या लू शेन ने अपने मानसिक क्षेत्र को पूर्णता तक बढ़ा लिया है? इस आभा को महसूस करते हुए चेन मोयुन आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सके, उनके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। जैसा कि लू शेन से उम्मीद थी, चेन मोयुन ने आह भरी।
इस समय लू शेंग का सच्चा मार्शल शरीर धीरे धीरे उसके पीछे उभरा, जिसमें 5 तत्व आरेख और यिन यांग आरेख दोनों तेजी से घूम रहे थे, शक्तिशाली आभा और जीवन शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे। अकस्मात चेन परिवार के आंगन के ऊपर काले बादल उमड़ पड़े थे। उन काले बादलों के बीच अनगिनत रक्त दीपक टिमटिमा रहे थे। उनके बीच एक हरा भरा पेड़ स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, जो अनंत जीवन शक्ति बिखेर रहा था। 5 तत्वों की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल गई तथा आकाश में फैले रिबन में परिवर्तित हो गई। ये घटना, क्या यह एक और मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है जो अपने असली मार्शल बॉडी को संघनित कर रहा है और चौथी रैंक को तोड़ रहा है? चेन परिवार के आंगन की दिशा। क्या चेन परिवार के पास चेन मोयुन के अलावा ऐसी प्रतिभा वाला कोई और मार्शल आर्टिस्ट है? एक क्षण के लिए चेन परिवार के आंगन के अंदर और बाहर इस दृश्य को महसूस करने वाले पारलौकिक लोगों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी। यहां तक कि चेन परिवार के कई चौथे दर्जे के पारलौकिक लोग भी इस घटना के प्रकट होने से चिंतित थे। ये घटना मोयुन के टूटने से भी अधिक शक्तिशाली है। क्या ये वही अफवाह वाला लू शेंग है जिसका उल्लेख मोयुन ने किया था? लगता है मोयुन का फैसला सही था। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से दोस्ती करने से जब वह बड़ा हो जाएगा, हमारे चेन परिवार को बहुत लाभ होगा। एक एक करके चेन परिवार के मार्शल आर्टिस्ट बोलते हुए हंसने लगे। इस समय लू शेंग के शरीर से धीरे धीरे दबाव फैल रहा था। अगर चेन मोयुन पहले से ही चौथे दर्जे का गोल्डन बॉडी मार्शल आर्टिस्ट न होता तो वह इस दबाव में हिल भी नहीं पाता। यह आदमी कितना भयानक दबाव है, बहुत डरावना है। चेन मोयुन ने मन ही मन बुदबुदाया। जब चेन मोयुन बुदबुदा रहा था, लू शेंग का सच्चा मार्शल शरीर धीरे धीरे उसके शरीर में विलीन हो गया, ठीक उसी तरह जैसे पहले चेन मोयुन ने किया था, और उसने अपना स्वयं का मार्शल आर्ट गोल्डन बॉडी बनाना शुरू कर दिया। बस बस बस। चौक के बीचों बीच से हल्की सी भिनभिनाहट की आवाजें गूंज रही थीं। लू शेंग के शरीर से सुनहरी किरणें चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। यह मार्शल आर्ट गोल्डन बॉडी को संघनित करने का संकेत है। धीरे धीरे सुनहरी रोशनी तेज होती गई और चेन मोयुन के टूटने के समय की तुलना में और भी अधिक शानदार हो गई। जब सुनहरी रोशनी अपने चरम पर पहुंची तो लू शेंग के शरीर से छंटने वाला दबाव तुरंत गायब हो गया, साथ ही आकाश में खगोलीय घटनाएं भी गायब हो गईं, मानो वे कभी दिखाई ही न पड़ी हो। अगले ही पल लू शेंग, जो कुशन पर बैठा था, ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिससे उसकी आंखों के भीतर गहरी सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। सफलता, लू शेंग ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे एक शक्तिशाली आभा अचानक फूट पड़ी। यह वास्तव में गोल्डन बॉडी विशेषज्ञों के लिए अद्वितीय आभा थी। लू शेंग, आपकी सफलता के लिए बधाई। चौक के किनारे से चेन मोयुन की आवाज सुनाई दी। फिर वह वहां गया और लू शेंग को ऊपर से नीचे तक देखा। लू शेंग पर अपनी से अधिक प्रचुर जीवन शक्ति देखकर चेन मोयुन ने ईर्ष्या से लू शेंग को देखा और कहा, आपने स्पष्ट रूप से अभी अभी सफलता प्राप्त की है, फिर भी आपकी आभा मुझसे भी अधिक मजबूत है, जिसने 10 दिन पहले स्वर्ण शरीर प्राप्त किया था। युद्ध कौशल की दृष्टि से आप अद्वितीय हैं। चेन मोयुन ने आह भरी, लेकिन लू शेंग को जीतने के लिए किए गए अपने प्रयासों से वह खुश था। लू शेंग ने जितनी अधिक प्रतिभा दिखाए, उतना ही यह साबित हुआ कि चेन मोयुन द्वारा उठाए गए कदम सार्थक थे। आपको कैसा लगता है? चेन मोयुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। लू शेंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी वर्तमान स्थिति को भांप लिया। स्वर्ण शरीर को तोड़ने के बाद पहली चीज जो लू शेंग ने महसूस की वह ये थी कि उसकी ताकत अनगिनत स्तरों तक बढ़ गई थी। उसके बाद उसके भीतर अत्यंत सघन जीवन शक्ति का उभार हुआ। यह अनुभूति जीवन में एक विकासात्मक छलांग की तरह थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे कहते हैं कि तीसरे से चौथे रैंक तक पहुंचना एक स्तर पार करने वाली छलांग है। मुझे अब लगता है कि मैं अपने पूर्व सफलता वाले स्वयं से दर्जनों बार लड़ सकता हूं। लू शेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन मोयुन भी हल्के से मुस्कुराए। चौथी पंक्ति पार करने के बाद हम आधिकारिक तौर पर पारलौकिकता के मार्ग पर कदम रखते हैं। यहां तक कि सिर्फ अपने शरीर से ब्रह्मांडीय शून्य को पार करना भी संभव है। अब जब आप भी चौथे स्थान पर आ गए हैं तो कुछ बातें हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आप स्टार रिवर यूनिवर्सिटी से परिचित हैं, है ना? चेन मोयुन ने अचानक लू शेंग से गंभीरता से कहा। मैं आपके साथ टीम बनाना चाहता हूं। चेन मोयुन की बात सुनकर लू शेंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। टीम? लू शेंग ने एक क्षण के लिए सोचा। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा देनी होती है और लू शेंग इसके प्रारूप से बहुत परिचित थे।
कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के दौरान मानव संघ शून्य तारा क्षेत्र के पूर्ण संस्करण को सक्रिय करेगा और यहां तक कि परीक्षा के लिए शून्य तारा क्षेत्र के भीतर संघ के 10,000 कॉलोनी सितारों के परीक्षार्थियों की चेतना को जोड़ने के लिए अमर नामक 3 गैलेक्टिक जीवन रूपों में से एक को आमंत्रित करेगा। शून्य सितारा क्षेत्र तियानकी स्टार के लिए विशिष्ट नहीं था, बल्कि तियानकी स्टार का शून्य सितारा क्षेत्र सिर्फ एक उप नियमावली थी। वास्तविक शून्य तारा क्षेत्र मानव संघ द्वारा नियंत्रित था। मानव संघ के 10,000 कॉलोनी सितारों में अनगिनत प्रकाश वर्षों से अलग इम्मोर्टल ऐसी दूरियों की अनदेखी कर सकता है और पूरे संघ के क्षेत्र को सीधे कवर कर सकता है। ये कैसी महान शक्ति है। जहां तक इस उच्च स्तरीय परीक्षा के स्वरूप की बात है, हालांकि यह हर साल बदलता रहता है, लेकिन मूलतः एक जैसा ही रहता है। कुल मिलाकर ये परीक्षा 3 पहलुओं में विभाजित है। खेती, व्यवहारिक मुकाबला, ज्ञान का संचय। प्रत्येक वर्ष परीक्षा किसी भी रूप में आयोजित की जाए, इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी का मूल्यांकन इन 3 पहलुओं के आधार पर किया जाएगा। जब लू शेंग उच्च दांव वाली परीक्षा के विवरण को याद कर रहा था, चेन मोयुन ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अर्थात कोई नहीं जानता कि इस परीक्षा के कौन से भाग होंगे। ये व्यक्तिगत मुकाबला हो सकता है और ये टीम युद्ध भी हो सकता है। लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। चेन मोयुन की बात समझ गया। तभी चेन मोयुन ने अपनी बात जारी रखी। इस समय तियानकी स्टार पर उम्मीदवारों के इस समूह में से अगर बचे हुए समय में कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम दोनों ही चौथे स्तर तक पहुंच पाए हैं। अगर इस परीक्षा में टीम सेगमेंट है तो हम टीम बना सकते हैं और हम तियानकी स्टार के कुछ विशिष्ट सदस्यों को भी टीम बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इस तरह स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के बाद भी हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। आखिरकार स्टार रिवर यूनिवर्सिटी 10,000 ग्रहों से मार्शल कलाकारों को दाखिला देती है और निश्चित रूप से हमारे जैसे अन्य लोग भी हैं जो चौथे दर्जे के गोल्डन बॉडी मार्शल आर्टिस्ट हैं। चेन मोयुन की बातें सुनने के बाद लू शेंग ने एक पल के लिए सोचा। अचानक लू शेंग को जियाजुन का ख्याल आया। ये कहना होगा कि जियाजुन शायद युद्ध शक्ति के मामले में लू शेंग और चेन मोयुन की बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन बड़ी तस्वीर का विश्लेषण करने की क्षमता के मामले में वह निश्चित रूप से शीर्ष पर था। इसके अलावा वह खतरे के सामने भी शांत रह सकता था। ये सोचकर लू शेंग ने सीधे चेन मोयुन को जियाजुन के बारे में सूचित किया। तो आप मेरे साथ टीम बनाने के लिए सहमत हैं? जियाशुन के बारे में मैं ये नाम याद रखूंगा। मैं बाद में उसे ढूंढूंगा और उससे बात करूंगा। अगर वह तैयार है तो टीम में एक विचारक का होना बहुत अच्छी बात है। चेन मोयुन बोलते हुए मुस्कुराए। लू शेंग ने सिर हिलाया। सहयोग मुख्य बात नहीं थी, परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण था। अगर सहयोग से अच्छे परिणाम मिल सकते थे तो लू शेंग को चेन मोयुन के साथ मिलकर काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। चेन मोयुन ने लू शेंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणाम ही सब कुछ है। अगर हम दोनों को स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी यूनिवर्सिटी में हमारा व्यवहार हमारे अंकों पर निर्भर करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में ज्यादातर मेंटर छात्रों का चयन उनके परिणामों और परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी खास मेंटर के छात्र बनने से ही सफल हो सकते हैं, यह एक पारस्परिक चयन है। तो यदि परीक्षा में कोई टीम खंड नहीं है और यदि मैं आपसे व्यक्तिगत लड़ाई में भिड़ता हूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चेन मोयुन की नजरों से नजरें मिलाते हुए लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं भी नहीं करूंगा। उनकी नजरें मिली और वे दोनों हंस पड़े। तो फिर मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए तियानकी स्टार के दूसरे लोगों से संपर्क करना चाहिए। तुम्हारा क्या, सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? चेन मोयुन मुस्कुराया और फिर पूछा। केवल 2 सप्ताह बचे हैं। समय सचमुच उड़ता चला गया। ये सुनकर कि परीक्षा में बस 2 हफ्ते बाकी हैं, लू शेंग थोड़ा घबरा गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, सोचता हूं। मैं अपने दोस्तों और बड़ों से मिलने और अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए सतह पर लौट जाऊंगा। चेन मोयुन ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। लू शेंग से कुछ देर बातें करने के बाद वह जल्दी से चला गया। लू शेंग चेन परिवार के साथ ज्यादा देर तक नहीं रुका। उसने अपना सामान समेटा और चेन परिवार को छोड़कर स्टाररी स्काई ट्रेन में सवार होकर सतह पर लौट आया ताकि अपनी स्थिति को संभाल सके और पिछले 2 हफ्तों को अलविदा कह सके। आखिरकार उच्च दांव परीक्षा के बाद वह स्टार रिवर विश्वविद्यालय में प्रवेश करेगा और यह नहीं जान पाएगा कि वह तियानकी स्टार में कब वापस आ पाएगा।
ट्रेन ऊपर से नीचे उतरी, मानो कोई स्टील का ड्रैगन धरती की ओर गोता लगा रहा हो। ये शीघ्र ही किमिंग शहर पहुंच गया। लू शेंग ट्रेन से उतरा और फिर से किमिंग शहर की धरती पर कदम रखा। उसके मन में भावनाओं का मिश्रण उमड़ रहा था। चलो पहले झाओ फैंग से मिलते हैं। मुझे आश्चर्य है कि अब वह कैसा होगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद लू शेंग उस ओर चल पड़ा जहां झाओ फैंग अंशकालिक रूप से काम करता था। अतीत में झाओ फैंग ने पारलौकिक बनने का मार्ग छोड़ दिया और एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन जीना शुरू कर दिया। पिछली बार जब लू शेंग की मुलाकात झाओ फैंग से हुई थी तो झाओ फैंग ने मुख्य रूप से आम लोगों के लिए एक स्थानीय विश्वविद्यालय में दाखिला लेने और उसके बाद तियानकी स्टार पर रहने का मन बना लिया था। लू शेंग को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं और लू शेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। भोजन स्टॉल में झाओ फैंग असाधारण रूप से व्यस्त दिख रहे थे, जब तक कि एक आवाज ने उन्हें उनके व्यस्त काम से बाहर नहीं बुलाया। झाओ फैंग परिचित आवाज सुनकर चौंक गया, पीछे मुड़ा और देखा कि लू शेंग फूड स्टॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। लू शेंग, झाओ फैंग के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसने अपना चिकना एप्रन उतारा, अपना काम नीचे रखा और लू शेंग की ओर दौड़ा और उसे गले लगा लिया। क्या वे यह नहीं कह रहे थे कि तुम स्टार सिटी गए थे? तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मुझे मत बताना कि तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। झाओ फैंग ने मजाक में लू शेंग की छाती पर एक मुक्का मारा। लू शेंग हल्के से मुस्कुराया और झाओ फैंग की चिढ़ाने पर नाराज नहीं हुआ। उसने बस इतना कहा, बड़ी परीक्षा नजदीक आ रही है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूं। वैसे क्या तुम अभी भी परीक्षा से पहले पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हो? झाओ फैंग आश्चर्यचकित रह गया। उसकी भौहों के बीच उदासी की एक झलक उभरी, लेकिन जल्द ही उसकी जगह एक मुस्कुराहट ने ले ली। हमारे आम लोगों की परीक्षा निश्चित रूप से ट्रांसेंडेंट की परीक्षा जितनी कठिन नहीं है। मैं पहले से ही तैयार हूं। मुझे पता था कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। टीएस, तुम एक बड़े आदमी हो, स्टार सिटी गए हो और अब भी मुझे याद करते हो। मेरा फैसला काफी सही है। लू शेंग मुस्कुराया और फिर फूड स्टॉल पर झाओ फैंग के साथ खाना खाया। तब तक बात करता रहा जब तक उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे अपने बचपन में वापस आ गए हैं। खाने के बाद लू शेंग ने झाओ फैंग को अलविदा कहा। झाओ फैंग लू शेंग को जाते हुए देख रहा था और पीछे से खाने की दुकान वाले की आवाज सुनाई दी। झाओ फैंग, तुम वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सभी ग्राहकों को नहीं देख सकते? अपने दोस्त के साथ खाना खाने के बाद काम पर वापस जाओ। झाओ फैंग ने लू शेंग के जाते हुए रूप को देखकर मुस्कुराया, पीछे मुड़ा और चिल्लाया, मैं आ रहा हूं। तियान की हैवी इंडस्ट्री में मशीनरी मरम्मत कार्यशाला के अंदर ली मो एक विकर कुर्सी पर लेटे हुए प्रशिक्षुओं को मशीनें ठीक करने का आदेश दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे खड़े एक युवा व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। अरे, आराम से करो, क्या तुम्हें नल चलाना नहीं आता? तुम्हारा पिछला मालिक कौन था? कितना बेवकूफ था? और तुम इधर उधर टटोलते हुए क्या तुम सटीकता नहीं बनाए रख सकते? तुम किस काम के हो? तुम सबसे मूर्ख प्रशिक्षु हो जिनके साथ मैंने कभी काम किया है। प्रशिक्षुओं को इधर उधर भटकते देख ली मो को इतना गुस्सा आया कि वह विकर कुर्सी से सीधा उठ बैठा। श्री ली, आप अपनी उम्र में भी जोश से भरे हुए हैं। इस समय ली मो के कान में एक धीमी आवाज आई। ली मो चौंक गया, जल्दी से पीछे मुड़ा तो एक परिचित युवा चेहरा दिखाई दिया। लू शेंग। ली मो ने अचानक प्रकट हुए लू शेंग को आश्चर्य से देखा। उसके बूढ़े चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही थी। एक मिनट रुको, तुम्हारी साधना, यह मुझे एक रहस्यमय अनुभूति क्यों दे रही है? मैं अब तुम्हें देख भी नहीं सकता। प्राइम मटेरियल, रजिस्टर्ड टियर 4, वैश्विक घोषणा। आप संभवतः तीसरे स्तर पर तो नहीं हो सकते, है न? ली मो ने लू शेंग को देखा और आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। ली मो की समझ में लू शेंग की उम्र के किसी व्यक्ति के लिए तीसरे दर्जे तक पहुंचना पहले से ही असाधारण बात थी। चौथे दर्जे की बात, ली मो ने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार ऐसा व्यक्ति उसके जैसे बूढ़े आदमी की पहुंच से बाहर था। ली मो की अटकलों के जवाब में लू शेंग ने बिना कुछ बताए केवल मुस्कुरा दिया। वाह, ये तो सचमुच तीसरा स्तर है। ली मो को लगा कि उसने सही अनुमान लगाया था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी आश्चर्य के भाव थे। स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि लू शेंग इतना बदल गया है। तो इस बार तुम वापस आ गए। ली मो ने समय पर नजर डाली, कई बातें समझ ली और उनके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति आ गई। हाँ, कॉलेज की प्रवेश परीक्षा आ रही है। मुझे नहीं पता कि इसके बाद हम फिर कब मिलेंगे, इसलिए मैं खास तौर पर अलविदा कहने आया हूँ। लू शेंग ने धीरे से कहा।
दोनों ने फैक्ट्री में बहुत देर तक बातचीत की, अपनी पहली मुलाकात से लेकर भविष्य तक की बातें की। यूकाई हाई स्कूल के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल में गाओ फैंग सहित तीनों प्रशिक्षकों ने रिंग में अभ्यास कर रहे लोगों को देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सके। कॉलेज प्रवेश परीक्षा लगभग आ गई है, फिर भी तुम में से कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। इसी रफ्तार से तो तुम न सिर्फ दूसरे शहरों के छात्रों से बल्कि दूसरे ग्रहों के छात्रों से भी पिछड़ जाओगे। गाओ फैंग ने छात्रों के समूह को देखा और निराशा महसूस की। लू शेंग को देखो, वह अनाथ है, फिर भी अपनी मेहनत से उसने स्टार सिटी में जगह बना ली। अब अपनी तरफ देखो, क्या तुम्हारे रहने की स्थिति उससे बेहतर नहीं है? गाओ फैंग के मुंह से लगातार बातें निकल रही थीं, वह एक के बाद एक लू शेंग की प्रशंसा कर रहे थे, यहाँ तक कि इस बारे में भी बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अतीत में लू शेंग का मार्गदर्शन किया था, जिससे अन्य दो प्रशिक्षकों के मुंह बार बार खुल रहे थे। उन्हें डर था कि लोग यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने कभी लू शेंग को पढ़ाया था। मिस्टर गाओ, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो मुझे स्कूल वापस आने में बहुत शर्म आएगी। जैसे ही गाओ फैंग लगातार प्रशंसा कर रहे थे, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल के प्रवेश द्वार से सूखी खांसी की आवाज आए। गाओ फैंग और उनके दो सहकर्मी, साथ ही एलीट क्लास के छात्रों का समूह, सभी दंग रह गए, एक साथ प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे, जहां उन्होंने लू शेंग को खड़ा देखा। लू शेंग! गाओ फैंग की आंखें तुरंत चमक उठी और वह तुरंत लू शेंग के सामने आ गया। उसने लू शेंग के कंधों पर हाथ रखा और उसे परखने लगा। अपने आप को देखो, स्टार सिटी में रहने के कारण तुम निश्चित रूप से अलग हो। रुको, तुम्हारी साधना का स्तर। गाओ फैंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लू शेंग की आभा को महसूस करते हुए, जो समुद्र की तरह अथाह थी। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, लू शेंग की साधना गाओ फैंग से भी आगे निकल गई थी। बच्चा, क्या तुम्हारी साधना का स्तर मुझसे ऊंचा है? अंतिम चरण या 100 शिराओं की पूर्णता? गाओ फैंग पूछे बिना नहीं रह सका। एक पल के लिए लू शेंग को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। नहीं बोल रहे, ये निश्चित रूप से पूर्णता है। मैं जिन्हें सिखाता हूं वे वास्तव में अलग हैं, हा हा हा। गाओ फैंग जोर से हंस पड़े और लू शेंग के कंधे पर थपथपाने लगे। आओ, सब लोग अच्छी तरह से देख लो, तुम्हें भी ऐसा ही बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा लगभग आ गई है और तुम अभी भी अपनी साधना को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। गाओ फैंग ने तुरंत ही लू शेंग को एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करके सभी को शिक्षित किया। शुरुआत में अन्य छात्रों को गाओ फैंग के शब्द थोड़े दोहराव वाले लगे, लेकिन लू शेंग की वापसी के साथ उनमें से प्रत्येक ने उत्साह के साथ लू शेंग को देखा। खासकर कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट, जो लू शेंग को अपना आदर्श मानते थे। आखिरकार लू शेंग की बदौलत ही कक्षा में मार्शल आर्टिस्ट का रुतबा बढ़ा था। गाओ फैंग और अन्य लोगों के साथ काफी देर तक बातचीत करने के बाद लू शेंग अंततः प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर चल पड़ा। कार्यालय में जियांग हे ने अपने सामने लू शेंग को देखा और मुस्कुराया। तुम बदमाश, तुम स्कूल आए लेकिन पहले मुझसे मिलने नहीं गए, इसके बजाय तुम गाओ फैंग से मिलने गए। लगता है मेरी हैसियत गाओ फैंग जितनी ऊंची नहीं है। जियांग हे ने मजाक किया और लू शेंग मुस्कुराया, जियांग हे की चिढ़ाने को स्वीकार किया। किमिंग शहर के कुछ चौथे दर्जे के विशेषज्ञों में से एक के रूप में जियांग हे ने लू शेंग से आने वाली आभा को महसूस किया और अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसके अन्यथा शांत चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। आप गोल्डन बॉडी तक पहुंच गए हैं। स्वयं गोल्डन बॉडी विशेषज्ञ होने के नाते जियांग हे ने लू शेंग की आभा में परिवर्तन को महसूस किया था। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? जियांग ही थोड़ा हैरान था, सोच रहा था कि अगर लू शेंग 5 साल के अंदर गोल्डन बॉडी तक पहुंच जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी। कितना समय हो गया था? लू शेंग 3 महीने से अधिक समय के लिए तियान की प्रशिक्षण शिविर में शामिल नहीं हुआ था, है ना? और वह प्रारंभिक चरण के 100 वेंस से अपने जैसे चौथे स्तर के विशेषज्ञ बन गए थे। ये तो बस भाग्य था, लू शेंग ने विनम्रता से कहा। जियांग हे का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। अरे यार, सफलताएं भी तो छोटी मोटी शेखी बघार सकती हैं। 10 मिनट से अधिक समय के बाद जियांग हे अंततः शांत हुआ और लू शेंग से कहा, चूंकि आप चौथे स्तर तक पहुंच गए हैं, इसलिए आप तियान की हैवी इंडस्ट्री में पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण? क्यों? लू शेंग उत्सुक था। जियांग हे ने केवल मुस्कुराकर कहा कि पंजीकरण कराने से लू शेंग को बहुत लाभ होगा। जियांग हे की बातों पर बिना किसी सवाल के विश्वास करते हुए और यह जानते हुए कि पंजीकरण कराने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लू शेंग ने जियांग हे से स्थान के बारे में पूछा और फिर खुद को पंजीकृत कराने चला गया।
तियान की हैवी इंडस्ट्री की किमिंग सिटी शाखा के प्रवेश द्वार पर लू शेन की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। हॉल के अंदर कई लोग आ जा रहे थे और लू शेंग ने पुष्टि की कि ये सभी लोग ट्रांसेंडेंट थे। और हॉल के बीच में एक काउंटर था जहां पेशेवर पोशाक पहने कई युवतियां पेशेवर मुस्कान के साथ सभी का स्वागत कर रही थीं। लू शेंग आगे बढ़े और तुरंत एक सेवा कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर आप कौन सा व्यवसाय संभालना चाहेंगे? लू शेंग ने उत्तर दिया, उत्कृष्ट रैंक पंजीकरण। कर्मचारी ने जल्दी से सिर हिलाया और उसके ऑप्टिकल मस्तिष्क में कुछ डाला, फिर ऊपर देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के ट्रांसेंडेंट पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं? लू शेंग की भौं थोड़ी ऊपर उठी, क्या कोई चौथा रैंक नहीं है क्या? लड़की तुरंत दंग रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह लू शेंग को अविश्वास से देखने लगी। सर आप चौथे रैंक पर आगे बढ़ना चाहते हैं? लड़की कुछ हकलाने लगी और आसपास के लोगों ने भी उसकी आवाज सुनी और लू शेंग की ओर देखने लगे। अपने चारों ओर से जटिल निगाहों को महसूस करते हुए लू शेंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, पंजीकरण नहीं कर सकते। लू शेंग के स्वर में असंतोष का भाव देखकर लड़की तुरंत शांत हो गई, अपना पेशेवर संयम पुनः प्राप्त किया और सम्मानपूर्वक कहा, ये संभव है महोदय, लेकिन चौथे स्थान के लिए पंजीकरण करने हेतु कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। ये कहने के बाद लड़की काउंटर से चली गई। ऐसा प्रतीत होता है कि वह लू शेंग के लिए प्रक्रिया को संभालने के लिए गई थी। आसपास के लोग आश्चर्यचकित नजरों से लू शेंग को देखने लगे। क्या मैंने सही सुना? चौथी रैंक के लिए रजिस्ट्रेशन? किमिंग शहर में कितने चौथी रैंक वाले हैं? और वे सभी अनुभवी लोग हैं। ऐसा लगता है जैसे वह अभी किशोरावस्था या 20 के दशक में ही होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी इतने युवा चौथे रैंक के खिलाड़ी के बारे में क्यों नहीं सुना? क्या वह मजाक कर रहा होगा? भीड़ आपस में चर्चा कर रही थी, उनकी आवाजें लू शेंग के कानों में पड़ रही थीं। लू शेंग ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और सभी बाहरी शोरों को बाहर कर दिया। जल्द ही एक बुजुर्ग व्यक्ति तेजी से वहां आया, उसके पीछे वह लड़की भी आई जो अभी अभी वहां से गई थी। बूढ़े व्यक्ति ने लू शेंग की जांच की और अपना हाथ उठाया। मैं काओहे, तियान की हैवी इंडस्ट्री की शाखा का उपमंत्री हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप यहां चौथे दर्जे के ट्रांसेंडेंट के रूप में पंजीकरण कराने आए हैं? जब ये शब्द बोले गए तो भीड़ और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई। उपमंत्री काओहे व्यक्तिगत रूप से सामने आए। क्या यह आदमी सचमुच चौथे दर्जे का ट्रांसेंडेंट हो सकता है? कौन जानता है, लेकिन अगर यह पता चला कि वह चौथे दर्जे का नहीं है और उसने उपमंत्री काओ को नाराज कर दिया, तो वह किमिंग शहर में नहीं रह पाएगा। उनके चारों ओर फिर से आवाजें उठने लगीं। लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और काओहे को देखा और जल्दी से दूसरे की साधना को समझ लिया। तीसरे दर्जे का अंतिम चरण का कृषक? हाँ, लू शेंग ने धीरे से उत्तर दिया। काओहे ने गहरी सांस ली। हम अपनी शाखा में चौथे दर्जे के ट्रांसेंडेंट का पंजीकरण शायद ही कभी करते हैं। प्रक्रियाओं के लिए क्या आप कृपया चौथे दर्जे के ट्रांसेंडेंट होने का कोई चिन्ह प्रदर्शित कर सकते हैं? जब काओहे बोल रहे थे तो उन्होंने लगातार लू शेंग पर ध्यान दिया, उनके बारे में कोई भी जानकारी याद करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, उन्हें लू शेंग की कोई याद नहीं आई। लू शेंग ने आगे कुछ नहीं कहा। तुरंत ही उसकी आंतरिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसके शरीर पर एक हल्की सुनहरी चमक उभर आई। एक क्षण में ही पूरे हॉल में एक शक्तिशाली दबाव छा गया। इस दबाव के तहत काओहे जैसे तीसरे दर्जे के अंतिम चरण के साधक भी कांपने लगे। बाकी ट्रांसेंडेंट की तो बात ही छोड़िए, कुछ तो लू शेंग का दबाव कम होते ही घुटनों के बल गिर पड़े। चौथी रैंक का स्वर्ण शरीर, काओहे ने कहा। उसका बूढ़ा चेहरा अविश्वास से भर गया। आसपास के ट्रांसेंडेंट भी हैरान रह गए, खासकर वे जो पहले व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे थे। उनके चेहरे बेहद पीले पड़ गए और उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए, इस डर से कि कहीं लू शेंग उन्हें देख न ले। क्या ये पर्याप्त है? लू शेंग की आवाज धीरे धीरे गूंज उठी। पर्याप्त, काओहे ने तुरंत जवाब दिया। तभी लू शेंग ने अपना दबाव वापस ले लिया। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं इसे तुरंत आपके लिए पंजीकृत कर दूंगा। लू शेंग द्वारा अपनी साधना का प्रदर्शन करने के बाद काओहे के संबोधन का तरीका युवा मित्र से बदलकर श्रीमान हो गया। लू शेंग ने बिना किसी जल्दी के सिर हिलाया। तभी एक कर्मचारी एक आरामदायक कुर्सी ले आया और लू शेंग बैठ गया, जबकि काओहे ने काउंटर पर खुद रजिस्ट्रेशन का काम संभाला। लगभग 1 मिनट बाद लू शेंग के ब्रेसलेट पर एक संदेश दिखाई दिया।
इसे देखकर लू शेंग को अपने खाते में 1 अरब अतिरिक्त फेडरल पॉइंट्स पाकर आश्चर्य हुआ। हस्तांतरणकर्ता का नाम तियानकी हेवी इंडस्ट्री था। यह क्या है? लू शेंग ने हैरानी से ऊपर देखा तो काओ हे मुस्कुराते हुए कह रहे थे, ये हमारे तियानकी हेवी इंडस्ट्री की ओर से चौथे दर्जे के ट्रांसेंडेंट के लिए एक सब्सिडी है। यह एक शुद्ध अनुदान है जिसे चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल यही आशा करते हैं कि आपको याद रहे कि आप तियानकी स्टार से आए एक पारलौकिक हैं। काओ हे के स्पष्टीकरण को सुनकर लू शेंग को धीरे धीरे तियानकी हैवी इंडस्ट्री के इरादे समझ में आ गए। धन्यवाद, लू शेंग ने धीरे से कहा, फिर काओ हे के साथ तियानकी हैवी इंडस्ट्री की किमिंग शाखा से निकल गया। लू शेंग को विदा करने के बाद काओ हे अपने कार्यालय लौट आए और लू शेंग की जानकारी तियानकी हैवी इंडस्ट्री के मुख्यालय में अपलोड कर दी। काओ हे की जानकारी प्राप्त करने के बाद तियानकी हैवी इंडस्ट्री को दुनिया के सामने घोषणा जारी करने में ज्यादा समय नहीं लगा। किमिंग सिटी के लू शेंग को चौथे स्थान पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए हार्दिक बधाई। तियानकी हैवी इंडस्ट्री अपनी हार्दिक बधाई देती है। ये खबर तेजी से तियानकी स्टार में फैल गई। अन्य शहरों में रहने वाले लोगों ने ये समाचार देखकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार उनका ध्यान अपने ही शहरों पर था और उन्होंने अन्य स्थानों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन किमिंग शहर के ट्रांसेंडेंट्स इस खबर को देखकर तुरंत ही स्तब्ध रह गए। पोलस्टार ब्लैक मार्केट भूमिगत क्षेत्र। एक शानदार कमरे में मेई हुआ अपनी छाती उधेड़कर सोफे पर लेटा था, तभी एक मैसेज की आवाज आई। मेई हुआ ने अपना कम्युनिकेशन ब्रेसलेट खोला। हम किमिंग शहर में कोई चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मेई हुआ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसने नाम जांचने के लिए संदेश खोला। लू शेंग नाम देखकर मेई हुआ को लगा कि यह नाम कुछ हद तक जाना पहचाना है। लू शेंग, ये परिचित सा क्यों लग रहा है? मेई हुआ ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन जल्दी ही उसे याद आ गया। क्या ये वही बच्चा नहीं है जिसे जियांग हे ने पहले मेरे पास भेजा था? मेई हुआ चौंक गई और सोफे पर सीधी बैठ गई। इतनी कम उम्र में चौथे स्थान पर, क्या इससे किमिंग शहर के पोलस्टार ब्लैक मार्केट में मेरी स्थिति पर असर पड़ेगा? उसके मुखौटे के नीचे मेई हुआ की अभिव्यक्ति बदलती रही, लेकिन जल्द ही मेई हुआ ने राहत की सांस ली। अपनी उम्र और प्रतिभा को देखते हुए वह शायद किमिंग सिटी की परवाह नहीं करेगा। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में उसे नाराज न किया जाए। ये सोचते हुए मेई हुआ वापस लेट गया और सोचने लगा कि क्या उसने पहले कभी लू शेंग के साथ गलत किया था। इस बीच लू शेंग के परिचितों लीमो और गाओ फैंग ने भी तियानकी हैवी इंडस्ट्री की घोषणा देखी। रतन की कुर्सी पर लेटे हुए लीमो स्तब्ध थे। चौथा रैंक। न केवल लीमो बल्कि गाओ फैंग भी घोषणा देखकर दंग रह गए। क्या बात है, वह बदमाश तो वास्तव में चौथे नंबर का बन गया। गाओ फैंग अविश्वास में हकलाया। हालांकि गाओ फैंग ने कई चौथी श्रेणी के शक्तिशाली लोगों को देखा था, लेकिन वे सभी ऐसे व्यक्ति थे जिनका वह केवल सम्मान कर सकता था। लेकिन लू शेंग, कुछ महीने पहले ही उस बच्चे को उनके व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और अब वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे गाओ फैंग अपना आदर्श मानता था। न केवल गाओ फैंग और लीमो बल्कि अन्य लोग जिन्होंने पहले लू शेंग के साथ मुकाबला किया था, जैसे म्यूबिंग और यहां तक कि झाओ परिवार को भी लू शेंग की चौथे रैंक के गोल्डन बॉडी में उन्नति के बारे में पता चला।